अब मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और प्रमुख वक्ता हैं जो भी हैं डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा। उनका भी परिचय बहुत बड़ा है, संक्षेप में करने का प्रयास करूंगा। अब इन्होंने कह दिया कि सब लोगों को मालूम है, तो फिर मैं इंटरेस्ट आगे नहीं करूंगा। आइए ठीक है, आपको दे दीजिए, आपको पक्का मालूम है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर गंगाधर वानोड़े जी, परम आदरणीय विद्वत्ता, ज्ञान और वक्तृता की त्रिवेणी जो इस मंच पर विराजमान है, यानी गंगा स्वरूपा अहिल्या जी, यमुना स्वरूपा माणिक्यम्बा जी और बीच में विराजमान सरस्वती स्वरूपा डॉक्टर शुभदा वानोड़े जी, मेरे भले ही दूर से लेकिन सखा, मित्र, सुहृद और युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, शीर्षस्थ कवि और व्यंग्यकार प्रिय भाई रामकिशोर उपाध्याय जी और महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव श्री ओम प्रकाश शुक्ल जी, आप सभी आदरणीय विद्वज्जन, देवियों और सज्जन, सबसे पहले मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद व्यक्त करूंगा युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच का इस आयोजन के लिए, और थोड़ा सा श्रेय लेना चाहूंगा, ढीले हो जाए, थोड़ा सा समय लूंगा मैं आपका, इस चक्कर में न रहे कि मैं बीच में छोड़ दूंगा, इसलिए एकदम रिलैक्स होके बैठें। मैं थोड़ा सा श्रेय लेना चाहता हूं, और वो श्रेय ये कि युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच अथवा रामकिशोर उपाध्याय को हैदराबाद की साहित्यिक बिरादरी से परिचित कराने का इतनी देर से यार किसी ने मेरा नाम ही नहीं लिया, चाहे साहित्य गरिमा के रूप में अथवा इस शाखा के रूप में। तो खैर, एक बार फिर हम हैदराबाद शहर में उपाध्याय जी और शुक्ल जी का स्वागत करते हैं। आदरणीय मित्रों, मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि मैं इस आयोजन के माध्यम से रामकिशोर उपाध्याय जी के चौथे कविता संग्रह नचिकेता मैं नहीं के लोकार्पण का हिस्सा बन सका। मुझे दीवार में आले नहीं, जो उनका दूसरा कविता संग्रह था, उसकी भूमिका लिखने और उसका दिल्ली में जाकर लोकार्पण वक्तव्य देने का सौभाग्य मिला था। मैं भाग्यशाली हूं, उन्होंने मुझे नीली बुक में भी अपना संग्रह प्रेषित किया था और मैंने और मेरे बेटे ने उसकी ज्यादातर कविताओं का साथ बैठकर रसास्वादन किया
और हम इतने उन कविताओं में खो गए कि उनके बार बार कहने पर भी उस पर समीक्षा नहीं लिखी। कई बार डर लगता है समीक्षा वगैरह लिखते हुए। कविताएं ऐसे बड़े कद की होती हैं कि मेरे जैसा छोटे कद का आदमी, और भाई नहीं मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। असल में रामकिशोर उपाध्याय की कविता पढ़ते समय बहुत बार ये लगता है यार ये मैंने क्यों नहीं लिखा, ये तो मुझे लिखना चाहिए था। और उनकी कविता के बहुत सारे पक्षों की चर्चा अभी भी हुई। एक पक्ष जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करता है वह है उनकी कविताओं में लोक का मुखर होकर के अभिव्यक्त होना। वे क्लासिक विषयों को उठाते हैं, उन्हें आधुनिक सामाजिक विषयों के साथ जोड़ते हैं और इसके बीच लोक की जो धुन है वह लगातार किसी अंतरलय की तरह उनके पूरे रचना क्रम में मुझे प्रवाहित दिखाई देती। इससे पहले कि मैं संगोष्ठी के विषय पर कुछ कहूं, थोड़ा सा कर्तव्य निर्वाह यह भी करूंगा कि इस पुस्तक को ऐसे खोलूंगा, ऐसे जो खुल जाए, और थोड़ी सी चर्चा करेंगे कविता पर। सामने आ गई है वक्त की धुंध। वक्त की धुंध स्वयं को कर विदीर्ण दिन प्रतिदिन पल प्रतिपल सिद्धांतों के पोषण हेतु कर दिया देह को भी समर्पित। एक दिन शाश्वत अग्नि को कि शेष रहे केवल अनश्वर अनादि सनातन सत्य। नश्वरता और अनश्वरता, ये जो विरोधी युग्म है, इन दोनों को आमने सामने कवि ने रखा। लोग बड़े विचित्र, अनुसरण के विपरीत, पहनाते रहे सिर्फ पुष्पहार अपवित्र हाथों से। ये पीड़ा, ये व्यंग्य जो है रचनाकार का, देखें कि लोग बड़े विचित्र, अनुसरण के विपरीत, पहनाते रहे सिर्फ पुष्पहार अपवित्र हाथों से, और मरने पर पाया असहाय मरीज की तरह अस्पताल के बोर्डों पर नाम और बीट किए हुए धूप में यहां वहां। ये पूरा चित्र देखें। मरने पर पाया असहाय मरीज की तरह अस्पताल के बोर्डों पर नाम और बीट किए हुए धूप में यहां वहां चौराहे पर बिना छतरी के खड़े कर दिए चंद आदमकद बुत ओढ़ाकर महानता का चोला। अब उन बुतों के बारे में आप सोच लें जो खड़े हैं, और अंत में दीपा जी बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, और अंत में नई पीढ़ी के लिए मोटी जिल्द में बांधकर रख दिया लाइब्रेरी में शोध हेतु उन्हें। वो कौन था? शायद गांधी, या हो सकता है विवेकानंद हो, या कोई और। आजकल वक्त की धुंध में दिखाई नहीं दिया करता अक्सर किसी महामानव का चेहरा। वक्त की धुंध में दिखाई नहीं दिया करता अक्सर किसी महामानव का चेहरा। यह जो सामाजिक विसंगति है, या कहें कि एक विडंबना है मेरे पूरे देश के वर्तमान परिवेश की, उसके प्रति रचनाकार का जो कहें कि एक तरह से सरोकार है, वह इस कविता में बोलता है। एक और कविता उनकी जो अचानक खुल गई है बीच में से, वह पढ़ूंगा, और यह कविता के बारे में। कविता गुलामी नहीं करती, यहीं से शुरू होती है। कविता गुलामी नहीं करती, कविता गुलाम भी नहीं बनाया करती। ये है कविता का लोकतंत्र। कविता गुलामी नहीं करती, कविता गुलाम भी नहीं बनाया करती, कविता मुक्त करती है।
हम कहते रहे हैं कि सा विद्या या विमुक्तये, लेकिन वह विद्या क्या है? वह विद्या यह कविता है जो व्यक्ति को मुक्त करती है। कविता मुक्त करती है व्यक्ति को स्वयं से और गुलामी की मानसिकता से। जब जब अंधेरा गहराता है, जब जब विचारों से मानवता जाती है डराई, कविता मशाल बन क्रांति की करती है अगुवाई। मैं कहना चाहूंगा कि इस कविता को आप आलूरी बैरागी चौधरी के काव्य पर लागू करके देखें तो आगे कुछ कहने को रह ही नहीं जाता। यकीन न हो कबीर, गोरख या रैदास को पढ़ो, कुछ भी न कर सको तो खुद को पढ़ो। हंसने की बात नहीं है, गहरे समझने की बात। जी, कक्षा 2 तक ही उनकी औपचारिक शिक्षा हुई। बाद में वो जैसा बताया गया कि बिहार में गए और वहां उन्होंने हिंदी साहित्य का उच्च स्तरीय अध्ययन किया। हमारे फिर मैं रामा नायडू जी को याद करूंगा, वो कहा करते थे कि समकालीन जो रचना परिदृश्य था उससे वे हिंदी के बहुत संतुष्ट नहीं थे, और खास तौर से इस बात के लिए वे थोड़ा उस कवि के मानस को भी समझा जा सकता है इससे कि दिनकर के बड़े प्रशंसक थे, लेकिन जब दिनकर की उर्वशी आई तो उन्होंने कहा कि दिनकर ने अपना सारा कायक किया धरा बहा दिया। इसमें दो मत हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये उनका मत था। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत सही है या गलत, लेकिन ये उनका मत था। यानी एक ऐसा रचनाकार जो कि अपने समय के बड़े रचनाकारों पर साफ और बेदाग लपेट के टिप्पणी कर सकता था, ऐसा रचनाकार आलूरी बैरागी चौधरी थे। आलूरी बैरागी चौधरी का जब पलायन या शायद बदली की छांव भी उसका उसी का नाम है शायद प्रकाशित हुआ, तो उस समय निश्चित रूप से हिंदी क्षेत्र में हलचल मची। लेकिन आप यह देखिए कि एक तो उन्हें आयु बहुत कम मिली, फिर उस समय का जो जिस प्रकार का वातावरण था आंदोलनी, उसमें फिर वे एमएन राय से प्रभावित हुए, गांधी से प्रभावित हुए, मार्क्स से प्रभावित हुए, और विशेष रूप से जो रेडिकल ह्यूमनिस्ट पार्टी के संस्थापक एमएन राय थे, उनसे वो प्रभावित हुए, और एक प्रकार से रेडिकल ह्यूमनिज्म के मार्ग पर वो अपने काव्य के जो रास्ते पर आगे बढ़े। उन्होंने, यानी आलूरी बैरागी चौधरी ने, ऐसा बताया जाता है कि वो जो अक्कड़ पक्कड़ वाली बात मैं कह रहा था, उसी मुझे याद आ रहा है कि कभी किसी बड़े रचनाकार ने उनकी किसी रचना पर यह टिप्पणी कर दी, अरे इनमें क्या रखा है जी, ये रचनाएं आएंगी तो कौन इन्हें पसंद करेगा, कौन पढ़ेगा। पता नहीं किस मूड में किसी ने कहा होगा, लेकिन 2 कविता संग्रह उस आदमी ने फाड़ करके जला दिए। ऐसा निर्मोही आदमी। यही कारण है कि जब वो अपनी कविताओं में मैं वाली कविताएं अभी यहां पर सुनाई गई, उसमें खड़े होकर के ललकारते हैं एक प्रकार से। बड़ी प्रसिद्ध कविता जिसमें कहा गया है कि ये जो भारतीय जन हैं, ये दलित शोषित पीड़ित जो जन पड़े हुए हैं, ये इनके लिए जिम्मेदार कौन है? कोई और नहीं, ये स्वयं इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये कीड़ों जैसी जिंदगी को बर्दाश्त करते हैं। तो ये जो विद्रोह और क्रांति की दिशा में बढ़ता हुआ जो उनका रचनाकार था, उसे शायद इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि कोई संग्रह निकाले। इसके बावजूद केंद्रीय हिंदी साहित्य अकादमी ने उनकी मृत्यु के बाद ही सही, संभवतः 1985 में उनकी प्रतिभा का सम्मान किया, और तेलुगु में जो उनकी अगम गीति या आगम गीति, क्या उसका उच्चारण होगा? नहीं, तेलुगु में आगम है कि आगम है? आगम ही है ना। आगम गीति को
जो है केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया, लेकिन हिंदी जगत अभी तक उनकी प्रतिभा के प्रति पूरा न्याय नहीं कर पाया है, ये मानना पड़ेगा। एक और रचना का उल्लेख मिलता है उनकी, जो आंध्र प्रदेश हिंदी अकादमी ने प्रकाशित की थी। आंध्र प्रदेश हिंदी अकादमी ने 1989 में 1989 में फूटा दर्पण नाम की का संग्रह उनका प्रकाशित किया था। निश्चय ही ठोस वैचारिकता, गहन भावानुभूति, मैं एक एक शब्द में बात कह रहा हूं, इसके बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। कल्पना की विराटता, फैंटेसी, इसीलिए मैंने कहा कि मुक्तिबोध से तुलनीय जी, फैंटेसी, और उनका जो एक तरह का कहें कि अछूता बिंब विधान, और एक तरफ वे वैयक्तिक पीड़ा और प्रेमानुभूति को छायावादी शैली में व्यक्त करते हैं, तो दूसरी ओर सामाजिक विषमता, विद्रोह और क्रांति को पूरी तरह से, जिसे मैडम ने कहा कि जनवादी स्वर के साथ प्रस्तुत करते हैं। दलित शोषित मानवता के पक्ष में खड़े होने वाले इस रचनाकार की रचनाओं के कुछ अंशों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा, बिना टिप्पणी के मैं ये अंश पढ़ूंगा। निश्चय ही सभी ने जिस रचना का उल्लेख किसी न किसी रूप में किया है, उनकी पलायन से मैं भी उस रचना का अंश अवश्य पढ़ूंगा, क्योंकि वह निश्चय ही काल यही रचना है उनकी, जिसमें वे संबोधित करते हैं देश को, जागरे जीर्ण शीर्ण कंकाल, जागरे। इसकी तुलना लोगों ने महाप्रस्थान से की है, महाप्रस्थानम से की है। और देखें कि जागरे जीर्ण शीर्ण कंकाल, हड्डियों के ये सूखे जाल, युगों से जल जल कर म्रियमाण, मरने योग्य, मरने को तैयार, युगों से जल जल कर म्रियमाण, जाग रावण की चित की ज्वाल, जाग रावण की चित की ज्वाल, जाग टुकड़ों पर पलते श्वान। हालांकि रावण की चिति की ज्वाला है उसके भीतर, लेकिन जी किस रूप में रहा है? श्वान के रूप में जी रहा है। कि जाग टुकड़ों पर पलते श्वान, जाग गीदड़ से कायर नीच, जाग अज्ञान निशा के मलिन, क्रोड़ के बड़े लाडले लाल। आप देखें कि छायावादी भाषा का कितना सुंदर जनवादी प्रयोग है। लाडले लाल, जाग अज्ञान निशा के मलिन क्रोड़ के, अज्ञान निशा के मलिन क्रोड़ के बड़े लाडले लाल, जाग को अपमानों के लक्ष्य। स्वतंत्रता आंदोलन में सन 1942 में जेल गया हुआ आदमी, और कितनी उम्र रही होगी? जो सन 25 में पैदा हुआ है, सन 42 में कितने साल का था? 17 साल का। तो जाग ओ अपमानों के लक्ष्य, हिंस्र पशुओं के निर्बल भक्ष्य। हिंदुस्तानी क्या बन गए थे? हिंस्र पशुओं के निर्बल भक्ष्य। जाग बेबस के उर्की ऊक, छोड़ के चुल ओ विषधर व्याल, छोड़ के चुल ओ विषधर व्याल। केचुली में विषधर व्याल जो है नाग केचुली में छिपा बैठा है, इस केचुली को छोड़ के बाहर निकल। जाग, जाग ओ अपमानों के लक्ष्य, हिंस्र पशुओं के निर्बल भक्ष्य। जाग बेबस के उनकी हूक, जाग केचुल ओ, छोड़ केचुल ओ विषधर व्याल। जाग बूढ़ी कुलटा की हास, जाग बूढ़ी कुलटा की आस। गिरह कट चोर दस्यु बदमाश, ये सारे नाम थे हमारे। हम कुली थे, हम चोर थे, बदमाश थे। गिरह कट चोर दस्यु बदमाश, जाग रे बेकारों के जोर। जाग बाघिन निरुपाय हताश। अब आप देखेंगे, आपको निराला याद आएंगे कि नहीं आएंगे बादल राग वाले? या जब निराला कहते हैं कि जो यह बाघ जो है, शेर किस तरह से जाग करके और मांग में से निकल रहा है। एक और अंश देखें, जाने क्यों मुरझा जाता प्यार, एकदम दूसरा। रिलैक्स हो जाइए इस कविता के लिए। जाने क्यों मुरझा जाता प्यार, कहा जाता है उनका कवि
एक प्रेम हुआ था बस, और वह भी न के बराबर चला। पता नहीं एक पक्षीय था कि दो पक्षीय था, ऐसा कभी कभी हमारे पी आदेश्वर राव जी को उनकी सारी रचनाएं और जाने कितने संस्मरण कंठस्थ थे वो सुनाते रहते थे। तो जाने क्यों मुरझा जाता प्यार, आयु की पोथी में दबे गुलाब की सूखी पंखुड़ियों सा। देखिए, जो अभी हमने देखा जो उनका प्रतीक विधान था या उपमान जो उन्होंने चुने थे वे कितने कठोर थे, और यहां देखें कितने कोमल प्रतिमान है कि आयु की पोथी में आयु की उम्र की आयु की पोथी में दबे गुलाब की सूखी पंखुड़ियों सा, जरा जीर्ण पर स्वर्ण मोर पंख पद टूटी गुड़ियों सा, भीषण ग्रीष्मानल में जो उड़ती सुरभित जल की फुहार, दग्ध नग्न वसुधा का छिन्न वन्य कुसुमहार, सुरधनु का क्षण भर का जो श्रृंगार, जाने कैसा झर जाता प्यार, जाने क्यों मुरझा जाता प्यार। मुझे सूर की आंख चाहिए, बड़ी प्रिय, मुझे ये रचना उनकी बहुत प्रिय है। मुझे सूर की आंख चाहिए। सूरदास के पास आंख थी क्या? लेकिन सूरदास के पास आंख थी, तभी तो आप कहते हैं कि वो एक एक कोना झांक करके संवेदनशील था। हाँ? कि प्रज्ञाचक्षु, मुझे सूर की आंख चाहिए। फूट गई जब आंख कांच की, खोली मन की आंख सांच की। फूट गई जब आंख कांच की, खोली मन की आंख सांच की, हो उड़ान जिसकी अनंत उस मन पंछी की पांख चाहिए। मुझे सूर की आंख चाहिए, मुझे सूर की आंख चाहिए। और यंत्र नयन, यंत्र नयन इनसे क्या होगा? यंत्र नयन इनसे क्या होगा? कैसे सुषमा द्वार खुलेगा? सौंदर्य का द्वार ये बाहरी आंखों से, ये यंत्र की आंखों से नहीं खुलेगा, वो भीतर के चक्षुओं से, अंतर चक्षुओं से खुलेगा। तो यंत्र नयन इनसे क्या होगा? कैसे सुषमा द्वार खुलेगा? ज्योतिष पथ का पार मिलेगा, जिस ज्वाला के शलभ नयन में उसकी तिल भर राख चाहिए। ज्योतिष पथ का, प्रकाश के पथ का पार मिलेगा, जिस ज्वाला के शलभ नयन में उसकी तिल भर राख चाहिए। और वह ज्वाला जिसका खुमार हो, जिसमें जीवन क्षार क्षार हो, मिटे अभी जो बचे प्यार हो, अर्थहीन मेरी उड़ान को नीड़ ज्योति की शाख चाहिए, नीड़ ज्योति की शाख चाहिए। मैं समापन की ओर हूं, छोटे छोटे दो उदाहरण और दूंगा। जीवन पथ के किसी मोड़ पर तू क्षण भर के लिए मिली थी। कहीं ना कहीं जीवन आ जाता है, व्यक्तिगत जीवन, जीवन पथ के किसी मोड़ पर तू क्षण भर के लिए मिली थी। तेरे जीवन का राजयान था लक्ष्यहीन मेरा प्रयाण। तेरे जीवन का राजयान, राजपथ पर जाने वाला यान था वो तो, हाँ? और था लक्ष्यहीन मेरा प्रयाण, क्षण भर तो सामने हुए थे, चितवन भर के लिए मिली थी। जीवन पथ के किसी मोड़ पर तू क्षण भर के लिए मिली थी। और किसकी राह देखता पगले, किसकी राह देखता पगले, इधर नहीं कोई आएगा। कवि का एकाकीपन देखें, और खबर नहीं कोई लाएगा। संध्या की लज्जित लाली में किसकी चाह देखता पगले, किसकी चाह देखता पगले। और ज्वलित गलित दारुण मारण है, क्षार क्षार सब मृण में संशय, शेष स्वीर सत्ता का विस्मय, काल वक्ष पर ज्वाल शूल से चिरमुद्रा गढ़ता। ये जो उनका भाषिक पक्ष है, यह भी जो है विशेष रूप से निराला के साथ तुलनीय है, जो उनका शब्द चयन है। और मित्रों, बिल्कुल समापन की तरफ आता हूं, कुछ उदाहरण छोड़ देता हूं। मैं कहता हूं सभी झूठ है, मैं कहता हूं सभी झूठ है, प्यार छार है, फूल भूल है, एक भोंग है एक स्वाद है। और 1 2
बस यहां मैं समापन करूंगा इस रचना के साथ, जिसमें आप थोड़ी देर के लिए कबीर उसकी गुनाई और धुनाई को याद करें कि धुनी जा रही दुर्बल काया। बताते हैं दुबले पतले थे वैसे भी, हाँ बीमार भी रहते थे शायद, तो धुनी जा रही, और इसीलिए संभवतः जल्दी ही चले गए। धुनी जा रही दुर्बल काया, मलिन चाम में हाड़ मांस, जिसमें स्वर्गिक सपनों की माया, और नस नस तात बनी बुन जाती। हाँ, हमारी जमीन के शब्द हैं कि नस नस तात बनी। तात वो जो होता है उसमें धुनने वाले में, धुनके में जो लगता है तात, तो नस नस शरीर की नस नस पीड़ा देखें आप कि धुनी जा रही दुर्बल काया, मलिन चाम में हाड़ मांस, जिसमें स्वर्गिक सपनों की माया, और नस नस तात बनी धुन जाती, रग रग में हिम ज्वाल सुलगती, उजड़े उजले मन के फूहे, शरद मेघ की बिखरी छाया। जो 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 फूहे उड़ रहे हैं, रुई जो उड़ रही है कपास, उड़ते उजले मन के फूहे, शरद मेघ की बिखरी छाया, धुनी जा रही दुर्बल काया, और रोम रोम में जगती पीड़ा, रोम रोम में जगती पीड़ा, चपल क्रूर शिशुओं की पीड़ा, कौन निर्दयी जीवन मन में छुपे व्याध सा धुनने आया। कौन निर्दयी जीवन मन में छुपे व्याध सा धुनने आया, धुनी जा रही दुर्बल काया, और मैं न रहूंगा तो क्या होगा, मैं न रहूंगा तो क्या होगा, हर्ष शोक एक सपना होगा। मैं न रहूंगा तो क्या होगा, हर्ष शोक एक सपना होगा, विपुल विश्व ये माटी होगा, विपुल विश्व ये माटी होगा, माटी बन माटी का जाया। विपुल विश्व यह माटी होगा, माटी बन माटी का जाया, धुनी जा रही दुर्बल काया, धुनी जा रही दुर्बल काया। और इसी के साथ मैं एक बार फिर आदरणीय श्री रामकिशोर उपाध्याय जी, डॉक्टर शुभदा वाजपेयी जी, डॉक्टर पी माणिक्यम्बा मणि जी, डॉक्टर एलिया मिश्र जी, और अध्यक्ष महोदय डॉक्टर गंगाधर मानोड़े जी, हमारे मित्र श्री ओम प्रकाश शुक्ल जी, और विशेष रूप से इस कार्यक्रम की संयोजक आदरणीय डॉक्टर रमा द्विवेदी जी, और इस संस्था साहित्य युवा उत्कर्ष साहित्य मंच के आंध्र और तेलंगाना से जुड़े हुए सभी रचनाकार मित्रों के प्रति, आप सबके प्रति बहुत 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 आभारी हूं कि मुझे यह सुनने और सुनाने का मौका दिया।